Hello everyone, I'm Company Secretary and Chartered Accountant Pawan Gahukar. Welcome to our channel Book My Lectures and आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। नाम सुन के ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट रिलैक्स। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप लोग CSEET क्वालिफाई हो चुके होंगे या फिर आपका रिजल्ट अगर अवेटेड होगा तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट होप कि आप लोग एग्जाम में और रिजल्ट में बहुत अच्छा करें। आई विश यू ऑल द अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड सक्सेस। नेवरदलेस, अब मैं मानता हूं कि आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हो या पहुंच जरूर जाओगे, तो मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। दोगे क्या? है क्या तुम में बात? वो कंपनी सेक्रेटरी वाली बात है क्या तुम लोगों में? यस और नो? होपफुली। तो टेल मी, व्हाट डज अ CS डू? हम लोग करते क्या है? कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? कम ऑन टेल मी। All right, not bad. It helps in good corporate governance. They are multitaskers, not bad. पूरे पढ़ के आए लोग, ठीक है गाइस। अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक कंपनी सेक्रेटरी से काफी उम्मीद की जाती है। अगर CS एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूं तो आपके जो सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है आपका, वो कंपनी लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो तो आधे लोगों को पढ़ना भी नहीं आता कि ये सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ एग्जैक्टली क्या होता है मुझ पे छोड़ दो, अगले 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, नॉट टू वरी। कंपनी लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी। एज अ कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज वी आर मल्टीटास्कर, तो फर्स्ट ग्रुप में एक चौथा सब्जेक्ट है टैक्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। उस टैक्स को थोड़ा इजी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ने उसको MCQ बेस्ड रखा हुआ है। ओके, तो ये ग्रुप 1 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द बेस ऑफ स्टडिंग ऑल द अदर लॉज। याद रखना, ये जो सब्जेक्ट है, जब मैंने आपको CSET में कभी पढ़ाया था या किसी टीचर से आप पढ़े होंगे, तो आपको यह जरूर बताया होगा कि कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल अबाउट लॉ। काफी स्टूडेंट्स कहते, काफी टीचर्स कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट्स। नो 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 नो, इट्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये थ्योरी प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है। ये बच्चों के दिल में कुछ कुछ घुसार दिया कि यार थ्योरी और प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। किसी भी चीज का एप्लीकेशन करना ही खूबी होती है किसी भी प्रोफेशनल की। नॉलेज है, नॉलेज है, उसका एप्लीकेशन सीखना है हमने। आप ग्रुप 1 का कंपनी लॉ पढ़ो, सेटिंग अप पढ़ो, ग्रुप 2 का सिक्योरिटीज लॉ पढ़ो, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस पढ़ो, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। यह सब्जेक्ट ही ऐसा बनाया गया है कि स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट ऐसा बनाया गया है कि स्टूडेंट को लॉ समझ में आए, लीगल लैंग्वेज समझ में आए, ऐसा बनाया गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि हम लोग लॉ प्रोफेशनल्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस विल हेल्प यू टू डू इट। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? ऑल दीज थिंग्स वी शैल डिस्कस, गिव मी सम टाइम। एक कंपनी सेक्रेटरी मल्टीटास्कर है। बाय द टाइम आप लोग CS बन जाओगे, you will be good at company law, of course, you will be good at jurisprudence, you will be good at securities law, you will be good at taxation, you will be good at finance, so many things you will be good at। और हम लोग इतने सारे लॉस पढ़ के हमारा काम होगा कि कंपनी से हम लोग इन लॉस का कंप्लायंस करवाएं, ये लॉस फॉलो करवाएं। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। तो पहले जनरल लॉस के बारे में बता देता हूं। हमारे इस सब्जेक्ट में हमें सिविल प्रोसीजर कोड पर समझना है, लिमिटेशन एक्ट 1963 समझना है, इंडियन पीनल कोड, कौन से जुर्म में कौन सी पेनल्टीज लगेगी, इंडियन पीनल कोड, तुमने किसी का खून कर दिया तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। लेकिन अगर आपने आपने
किसी के घर का शीशा तोड़ दिया तो ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है, तो ये सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। किसी भी कोर्ट में एविडेंस, कौन सा एविडेंस आप पेश कर सकते हो, कौन सा एविडेंस काम नहीं करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद आर्बिट्रेशन, आपको कोर्ट नहीं जाना है तो आर्बिट्रेशन, कुछ चीजों के लिए स्पेशल कोर्ट्स। स्टैंप ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ती है, कैसे पे करनी पड़ती है, कौन से चीजों में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, इसलिए स्टैंप एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। आरटीआई एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आरटीआई काफी सुना होगा आपने। ये सारे जनरल लॉज हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब बचे दो और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हमने जनरल लॉज ये वर्ड तो केटर कर लिया, दो और इंपॉर्टेंट वर्ड बचे, कौन से जो एक्सप्लेन करने हमने? ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस वर्ड को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। कौन से दो वर्ड्स बनेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के? एनी क्लू? परफेक्ट, ज्यूरिस एंड प्रूडेंस। ज्यूरिस यानी, एनी गेसेस? ज्यूरिस यानी, ज्यूरिस, एनी गेसेस? ज्यूरिस यानी लॉ, एंड प्रूडेंस यानी, कम ऑन अकाउंट्स वालों, प्रूडेंस यानी क्या? इसके पहले मैं भूल जाऊं, मैं बताना चाहूंगा आपको आंसर। प्रूडेंस यानी कॉमन सेंस या लॉजिक, ठीक है? या फिर और अगर इसको मैं प्रूडेंस को और इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो प्रूडेंस यानी लॉ का नॉलेज, लॉ का नॉलेज। क्या क्या लॉ में, क्या लॉ में कॉमन सेंस होना चाहिए? क्या कहते हो आप? क्या लॉ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हमने? क्या लॉ लॉजिकल होगा? क्या कहते हो? सर जरूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? अच्छा, इसमें किसी का हमने शीशा तोड़ दिया, फांसी की सजा दे दो उसको, क्या कहते हो? क्रिकेट खेलते खेलते बच्चे ने एक शीशा फोड़ दिया तो फांसी की सजा दे दो उसको, व्हाट से? नो गाइस, इट्स इलॉजिकल। इतना ग्रेव क्राइम नहीं किया उसने। अंडरस्टैंड, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको समझाएगा लॉ समझने की कॉमन सेंस, लॉ समझने के लॉजिक्स। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? व्हाट से? सर, जो सब्जेक्ट लॉ कैसे बना है, लॉ का सोर्स क्या है, लॉ को पढ़ते कैसे हैं, लॉ के लॉजिक्स कहां से आते हैं, ये नॉलेज देने वाला सब्जेक्ट हैज टू बी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप मार्क माय वर्ड्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द बेस। ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये सब्जेक्ट बेस है किसका? कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बेस बनाता है आगे आने वाले सब्जेक्ट्स का नॉलेज बनाने के लिए। सो गाइस, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस में गड़बड़ करी तो समझ जाइए कि बाकी लॉ समझने में हमको दिक्कत होने वाली है। Okay, nevertheless, I'm just trying to tell you how important the subject is. So, juris in a law, prudence in a common sense and common logic. Jurisprudence is the theoretical study of law. Scholars of jurisprudence. क्या आप लोग jurisprudence सीख रहे हो? क्या कहते हो? क्या आप jurisprudence सीख रहे हो? हाँ, तो आपको कहा जाएगा jurist. आप कौन हो? आप स्टूडेंट नहीं हो मेरे, आप कौन हो मेरे? जूरिस्ट। इतना अच्छा कभी नहीं लगा, इतना अच्छा नाम। हमको तो स्कूल में गधा गधा ही बोलते थे, बस गधी बैच है ये वगैरह वगैरह। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, स्कॉलर्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो लॉ को समझना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को कहा जाएगा जूरिस्ट। और लीगल थ्योरिस्ट, ओ माय डॉग्स, क्या कहा जाएगा तुमको?
सर यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा नाम, लीगल थ्योरिस्ट, थोड़ा ज्यादा हो गया ये। ठीक है, आप अभी उस स्टेज में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा स्कॉलर्स तो हो ही। और जब आप बहुत हाई लेवल के बन जाओगे लॉ को लेके, तो आप लीगल थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दोगे, तब आप सही मायने में जूरिस्ट बन जाओगे। And scholars of jurisprudence hope to obtain a deeper understanding of legal reasoning, legal system, and a role of law in society. एक मिनट, क्या सोसाइटी में लॉ होना जरूरी है? क्या कहते हो? व्हाट से? क्या सोसाइटी में लॉ ऑर्डर होना जरूरी है? हाँ है ना? सोसाइटी में लॉ ऑर्डर नहीं रहा तो सब मनमानी करेंगे। कंट्रोल, लॉ का काम है कंट्रोल करना। जुरिस्प्रूडेंस समझने के लिए हमारे सिलेबस में दो चैप्टर्स हैं, सोर्सेस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुना सुना सा लग रहा है ये। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो क्या सीएसईटी में? लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ा है आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीएसईटी में पढ़ा होगा आपने, सीए फाउंडेशन कोर्स में ये सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारे सिलेबस में है, फिर से है। तो आपका जो सीएसईटी का नॉलेज है, ये चैप्टर समझने में आपको हेल्प करेगा। ओके, सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ आए कहां से, ये भी आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में समझा देंगे। सोर्सेस ऑफ लॉ फॉलोड बाय इंटरप्रिटेशन। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंटरप्रिटेशन? यहां पे एक वर्ड है इंटरप्रिटेशन, ई का है। व्हाट इज दिस वर्ड इंटरप्रिटेशन? एनी क्लू, एनी आइडिया? एप्लीकेशन ऑफ लॉस, ठीक है, नॉट बैड, इट्स 40% करेक्ट। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन ऐड अप? टू एक्सप्लेन द लॉ, नॉट बैड, नॉट बैड। Okay, guys, aim for the moon. If you miss, you may hit a star. Can you help me to understand this? क्या मतलब है इसका? मुझे तो समझ में नहीं आया। अपने को तो स्कूल में एक ही समझता था, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, टिट फॉर टैट, बस खत्म। अपने को इससे ज्यादा कोड समझते नहीं थे। तुम बताओ क्या इसका क्या मतलब है? एम फॉर द मून, हैव यू हर्ड दिस कोड एवर? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब क्या है? ड्रीम, ड्रीम बिग, हाँ हाँ। इवन इफ, जैसे अगर आप, हमारा टारगेट ही है प्लेन बीकॉम, तो हम उखाड़ उखाड़ के क्या उखाड़ लेंगे? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करोगे तो थोड़ा सा डर रहेगा दिल में, हमेशा हमेशा कहना पड़ेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, क्या सीएसईटी को क्वालिफाई करने के लिए क्या तुमने खुद को चैलेंज किया? क्या कहते हो? क्या कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश तो करी? Yes or no? I have been the witness of your hard work. क्या तुमने किया है कि सर एकदम से अगस्त में एग्जाम आ गई, हम लोग रेडी नहीं थे वो देने के लिए, लेकिन आपने कहा तो हमने दिया, और हमने चैलेंज किया खुद को। जब तक तुम हाई एम नहीं रखोगे, तब तक तुम अपना बेस्ट नहीं निकालोगे। और अगर मैं कहता हूं इसमें मार्क्स कम भी मिले, तो कोशिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से। कोशिश करो, अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं करते ही नहीं तो कहीं पहुंचते ही नहीं, और अगर हमने एफर्ट दिया है तो कहीं ना कहीं आज के लेवल से तो ऊपर पहुंचेंगे। इतना सारा बताना पड़ गया, इसी को कहते हैं, इतना सारा बताना पड़ गया, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कला को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। किसी भी चीज की को एक्सप्लेन करने की कला को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। द एक्ट ऑफ explaining the meaning of something is called as interpretation. Chapter is interpretation of statutes. That's it. हमारा jurisprudence, interpretation and general laws, प्यार से इसको JIGL कहते हैं, बट मुझे इस सब्जेक्ट को जुरिस बुलाना पसंद है, जुरिस। ओके, सो गाइस दैट्स इट। अब हमारे सिलेबस में जो जनरल लॉज है, ठीक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स
कुछ दिया बत्ती जली क्या? सिविल रॉन्ग। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको सीएसईटी में कहा था कि मैं आपको एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, एम आई राइट? बताया था मैंने। लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, हमेशा मूवीज में आईपीसी की ये धारा, वो धारा, इसकी धारा, उसकी, समझ रहे हो आप? हमेशा टीवी में हमेशा हमने मूवीज में देखा, समझ ही नहीं रहा वो आईपीसी की ये धारा, वो धारा, ऐसा वैसा, सब कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है। लॉ एक्सपर्ट हो यार तुमको सब बताएंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ स्क्रीनशॉट इज द बिगेस्ट एविडेंस, एम आई राइट? स्क्रीनशॉट इज द बिगेस्ट एविडेंस। यानी ये जो है, ये जो है, ये जो है खिशाक, ये जो है, क्या ये एविडेंस है? पता करेंगे हम लोग, पता करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के जरिए। जनरल लॉज में ये सारी चीजें हैं। हमारा टोटल सिलेबस ये सारा है। देर आर 17 चैप्टर्स इन अ सिलेबस एंड एवरी चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स। यानी हर, मैं कहूंगा कि किसी भी चैप्टर को ज्यादा या कम पढ़े ऐसा ना करें। हर चैप्टर को रफली, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 8 मार्क्स, 8 से 12 मार्क का कम ज्यादा को उस हिसाब से वेटेज रहेगा। ऑलराइट, दैट्स द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जुरिस, JIGL। जो एग्जाम होता है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब हम लोग CSET से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, एम आई राइट? क्या हम लोग अब CS के सीनियर बन चुके हैं? थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दो मुझे। क्या क्या तुम जूनियर हो अभी भी CS में? यानी कोई भी CSET का बच्चा, कोई भी CSET का बच्चा जब आपको बोलेगा कि कि आप कौन से लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव, भैया आप एग्जीक्यूटिव में हो, आप बड़ी लेवल पे हो। अब आपको ये टिक विक वाला एग्जाम नहीं रहेगा अब तुम्हारा, अब तुम्हारा पेपर रहेगा थ्योरी पेपर। आपको राइटिंग में देना पड़ेगा पूरा पेपर, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं ना, कितना वो टिक मारने में मजा नहीं आती, एग्जाम का फीलिंग नहीं आता। असली एग्जाम तो वही है जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे, डिफरेंसेस पूछे और प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे। याद है क्या रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर? याद है क्या ऐसा कुछ? ठीक है, याद है वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? ठीक है, ये लैंडमार्क, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, हाँ डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स, ये सारे जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये सिनेरियो ऐसा ऐसा है, कौन सा केस स्टडी अप्लाई करोगे एंड व्हाट नॉट। ये रहता है हमारा पेपर पैटर्न। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, कर पाओगे क्या तुम लोग, या तुमको हर जगह टिक मार्क वाला एग्जाम चाहिए? क्या कहते हो बताओ जल्दी। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, देना है या छोड़ना है CS? टेल मी। देना है, CS बनना है बॉस। इधर इधर, एक मिनट याद रखने का। ओए लिसन, मैं तुम लोगों को जूरिस्ट बोला है, क्या हो तुम लोग? तुम लोग है मेरे जूरिस्ट। अब जूरिस्ट बनना है तो you'll have to have a deeper understanding of legal reasoning। लीगल रीजनिंग यानी क्या? लीगल एप्टीट्यूड। लीगल रीजनिंग यानी लीगल एप्टीट्यूड, ये डेवलप करना है। और जब तक लिखोगे नहीं तब तक आगे जाके लॉ बनाने में मदद कैसे करोगे? ठीक है, सो गाइस CS बनने के बाद तुम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हो लॉ बनाने के लिए। ऑलराइट, सो गाइस दैट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ JIGL और आवर सिलेबस, jurisprudence interpretation and general laws। All right then, so ये हुआ introduction of our syllabus। Let's move on to our very first chapter of jurisprudence, that is IT Act 2000। ये IT क्या होगा रे? What probably can IT be? क्या लगता है तुमको? What knowledge man? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग 1999 के बाद पैदा हुए हो ना, सही है ना?
1999 1999 के बाद जो भी पैदा हुए बच्चे, वो लोग ऐसा साथ में कंप्यूटर लेके ही पैदा हुए। तो आईटी एक्ट तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है, तुम्हारे साथ ये भी पैदा हुआ था। अब कैसा हो गया, इंटरनेट, द कंसेप्ट इंटरनेट ओपन फॉर पब्लिक, द कंसेप्ट इंटरनेट ओपन फॉर पब्लिक इन द ईयर 1992। स्पीड कम थी बट इट ओपन फॉर पब्लिक इन 1992। और एक इंसानी फितरत है, हम लोग किसी भी चीज को यूज कम करते हैं, मिसयूज ज्यादा करते हैं। क्या कहते हो? यूज कम, मिसयूज ज्यादा। बचपन से ही आदत है हमको, हमको डॉल मिली उसके कपड़े निकालेंगे हम। अरे खेलो ना उसके साथ, सब खेल ही तो रहे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और हर किसी ने कुछ भी चीज मिली, ये मिला तो ये रिमोट है ना, नहीं लेकिन इसका स्टिकर निकालेंगे हम पहले। हमारा इंसानी फितरत है ये। क्या? गलत कारनामे। इंटरनेट ओपन फॉर पब्लिक, उसका यूज कम, मिसयूज ज्यादा। और फिर धीरे धीरे जब अमेजॉन अमेजॉन थोड़ा लेट आया, ईबे आया, ऑनलाइन पेमेंट कॉन्सेप्ट आए, तो इंटरनेट पैसे चुराने के लिए भी यूज होने लगा। और प्रॉब्लम क्या थी? इंडियन पीनल कोड में प्रॉब्लम क्या थी? इंडियन पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इंडियन एविडेंस एक्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंस के लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर खुद 1960s में डेवलप हुए हैं और यूजेबल कंप्यूटर्स आसानी से मिलने लग गए 1975 के बाद। और ये एक्ट कब बने? देखो ये एक्ट कब बने, इंडियन एविडेंस एक्ट कब बना है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब बना है? 1973। इंडियन पीनल कोड बना है 1860। ओए हेलो, तभी तो था ही नहीं, तभी तो कंप्यूटर ही नहीं था। कंप्यूटर ही नहीं था, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंसेस का कोई ठिकाना ही नहीं था। कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंसेस का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब कोई ठिकाना ही नहीं था तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस इस एक्ट में कवर ही नहीं हो पाए। अब लोग कंप्यूटर क्राइम कर रहे थे। और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे हर आपको कोई भी जुर्म के अंदर अगर पकड़ता है कोई पुलिस वाला, तो आपके खिलाफ क्या करना पड़ेगा उसको? आपके खिलाफ क्या करना पड़ेगा? पहले तो हाँ, पहले तो आपके खिलाफ चार्जेस लगाने पड़ेंगे। चार्जेस, जैसे मैंने एक बार ना येलो लाइट में सिग्नल क्रॉस कर लिया था, तो थोड़ा जल्दी में था, मैं क्लास जा रहा था, येलो लाइट में सिग्नल मैंने क्रॉस कर लिया, तो पुलिस वाले ने मुझे ऐसा किया, आओ कॉर्नर में आओ। मुझे कॉर्नर में बुलाया और कहा उन्होंने कि आपने सिग्नल जंप कर लिया। ठीक है, मैंने कहा मैंने सिग्नल जंप नहीं किया सर, लेकिन ठीक है, मुझे बताओ आप मुझे कौन से सेक्शन के अंदर चार्ज कर रहे हो? कौन से सेक्शन? सेक्शन के लिए हिंदी वर्ड बताओ। धारा। सही लिखा ना मैंने? धारा सही लिखा ना? बहुत दिनों बाद मुझे ध ही याद नहीं आ रहा था। और या फिर दफा। मुझे बताओ मेरे मेरे खिलाफ कौन से सेक्शन के अंदर चार्जेस लगाए? कौन सी धारा, कौन सी दफा, कौन सी दफा लगा रहा तू? मैंने कहा पुलिस वालों इतना बता दो, मैं आपको आपका पेनल्टी या फाइन जो भी है पे कर देता हूं मैं। तो कहने लग गया ठीक है अभी जाओ, अगली बार मत तोड़ना। मैंने कहा यार ये बढ़िया है, इसका मतलब आपके खिलाफ किसी न किसी सेक्शन के अंदर चार्जेस लगेंगे तभी आपको दोषी करार पाया जाएगा। एम आई राइट? अब लोग लोग कंप्यूटर क्राइम कर रहे थे, लोग कंप्यूटर क्राइम कर रहे थे, कंप्यूटर क्राइम कर रहे थे, और इन लॉज में जहां पे लोगों को सजा मिलती है, उसमें कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड कोई क्या नहीं थी? क्या नहीं थी बताओ?
कोई सेक्शंस ही नहीं थे। हाँ, किसी ने धारा कहा, वेरी गुड, हिंदी मीडियम, वेरी गुड। कोई सेक्शंस ही नहीं थी, कोई धारा ही नहीं थी, दफा, सॉरी, दफा ही नहीं थी। दफाओं के एब्सेंस में कंप्यूटर क्राइम करने वाले छूट जाते थे, क्योंकि कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं था। क्योंकि क्या नहीं था? चार्जिंग सेक्शन नहीं था। क्योंकि कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं था, छूट जाते थे। ये क्राइम करके लोग छूट जाएंगे? ना इंसाफी है ये। कितने लोगों को गलत लग रहा है कि क्राइम करके छूट जाएगा? गलत। कितने लोग हैं? इंसाफ, इंसाफ नहीं हो रहा है सर, ये ना इंसाफी है, गलत है ये। क्राइम करके कोई छूट जाएगा बंदा? वेरी बैड। गाइस, ऐसे हम किसी को क्राइम करके जाने तो नहीं दे सकते ना। गलती करने वाले के दिल में थोड़ा डर रहेगा, तभी लॉ की इज्जत रहेगी और सोसाइटी में हार्मनी और पीस मेंटेन रहेगा। गाइस, कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड सेक्शंस लाने के लिए हमारे सिलेबस में आया आईटी एक्ट 2000, विच वाज अमेंडेड इन द ईयर 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। समझा कोई एक्ट क्यों आया? समझ रहे हो कोई एक्ट क्यों आया? कोई भी एक्ट ऐसी आ जाएगा क्या? नहीं, उसकी जरूरत पड़ेगी। हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, लॉ इज नॉट फाउंड। याद रहेगा कि सेंटेंस, लॉ इज नॉट फाउंड, इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। समझा कि मैं क्या कह रहा हूं? लॉ इज नॉट फाउंड, लॉ ऐसा मिलता नहीं है कहीं कि हाँ तुम्हारा लॉ बनाया दे दो हमको, नहीं। इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के हिसाब से लॉ बनाया जाता है। चलो देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। IT Act 2000 is a primary law in India dealing with e-commerce and cyber crime. Oh my God, cyber crime! cyber crime यानी क्या? कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम या इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम्स। इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ। ओ माय गॉड, यूनाइटेड नेशंस क्या होता है रे? व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं तुमको, ये तो CSEET में मैंने कभी नहीं पढ़ा यूनाइटेड नेशंस वगैरह। जय, मजा आ गई। यूनाइटेड नेशन से ने UN, क्या लॉजिक मारा है, वाह। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस कौन से कंट्री का है? इट्स अ यूनिवर्सल बॉडी, इट्स अ यूनिवर्सल बॉडी, वो हर कंट्री का है। ठीक है, तो साइबर लॉ से रिलेटेड गाइडलाइंस किसने दी थी? यूनाइटेड नेशंस। ये WHO सुना होगा ना तुमने, कोरोना काल में WHO बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। सुना है कि तुमने WHO? WHO का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी साइंस का बहुत अच्छा उपयोग यहां पे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्री का है? नेपाल। क्या यूनाइटेड स्टेट्स का है? क्या कहते हो? इट्स ऑल्सो यूनिवर्सल, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, इट इज ऑल दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो क्या इंटरनेट सिर्फ महाराष्ट्र में मिलता है या इंटरनेट सिर्फ दिल्ली में मिलता है? वेरी गुड पिकाचू, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन है। इंटरनेट से तुम्हारे तो फ्रेंड्स भी होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशियस, होंगे ना तुम्हारे फ्रेंड्स ऑनलाइन? हाँ सर, ऐसा ऐड किया ना आपको, जिम्बाब्वे के भी हमारे, वेरी गुड। देन इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट इज यूनिसिट्रल मॉडल कहते हैं उसको, recommended by the General Assembly of United Nations by a resolution dated 30th January 1997. What do you mean by the word resolution? Decision. Resolution यानी decision. IT, हाँ बोलिए। All right, I'll show. IT Act 2000 provides legal recognition of any transaction which is done electronically
or use of internet. It is important for the students to be thoroughly acclimatized with the branch of law to know its particular significance. IT Act provides legal framework for e-governance by giving recognition to e-records and digital signature. इससे रिलेटेड हमें डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ई रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर सेक्शंस है, दफाए है इस चैप्टर के अंदर. Okay, so guys, let's check out the first part, the first question that will be asked for 4 marks in your juris paper, objectives of the act. एक बात बताओ, ये जो तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है, मेहनत करी है, पूरा 12th के बाद तुमने अपनी गर्मी की छुट्टियां खराब कर दी है, क्या ऑब्जेक्टिव था तुम्हारा? ये सीएस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? कुछ है ऑब्जेक्टिव या यूं ही हाँ कुछ करने को था नहीं तो फिर यही कर लिया, फिर ये अच्छा लगा फिर यही कर लिया, फिर ऐसा था? या फिर सर नहीं आई मुझे कुछ अच्छा करना था लाइफ में, मुझे कुछ बड़ा करना था सर लाइफ में, तो फिर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया. क्या कहते हो, सीन क्या था? सर मुझे सक्सेसफुल बनना था सर, इसलिए ये सब किया. यानी हमारी हर किसी एक्शन के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिविटी होती है. क्या कहते हो? कुछ ना कुछ मंशा जरूर होगी जब हम कुछ करते हैं. आईटी एक्ट आया क्यों? टू गिव, टू सॉल्व सम इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. लेट्स चेक आउट व्हाट द, हर एक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए. क्या कहते हो? हर एक्ट का, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स. अब तुम लोग सीएसईटी देके आओ तो मैं पूछता हूं तुमको, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या ऑब्जेक्टिव है? लॉ ऑफ टॉर्ट का बताओ तो जरा. कि सर किसी ने कुछ सिविल रॉन्ग डूइंग्स अगर की है तो फिर उसे सजा मिलनी चाहिए या फिर उस पर रोक आनी चाहिए. थोड़ा बहुत ठीक है, हमको जो याद आ रहा है वो इतना ही याद आ रहा है. हम लोगों के घर पे कोई भी आके खड़ा हो गया, नहीं चलेगा ऐसे. टॉर्ट्स के अंदर इट्स अ सिविल रॉन्ग. या फिर किसी ने कुछ बदमाश, किसी का मर्डर हो गया तो वो क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग है, उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अरेस्ट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह. और फिर इंडियन पिनल कोड का क्या ऑब्जेक्टिव है? पेनल्टी कितनी लगेगी? गाइस ऑल दिस थिंग्स हर किसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है. लेट्स स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. गाइस हर एक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा. आपके एग्जाम पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एक्ट. रेडी रहना, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस पे. द आईटी एक्ट वॉज एनेक्टेड. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनेक्टेड? एनेक्टेड यानी क्या? एनेक्ट करना यानी लॉ बनाना, लॉ को बनाना. एन एक्ट यानी लॉ को बनाना. IT Act was enacted to make in the main 3 kinds of provision. हमें 3 provisions करनी थी. पहला, to provide legal recognition for transaction carried out by means of electronic data interchange, another means of communication usually referred to as e-commerce. गाइस क्या ई-कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? और क्या लीगल है ऑनलाइन शॉपिंग करना और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना? क्या ये लीगल है? क्या कहते हो? गाइस क्या ई कॉमर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का? क्या कहते हो? तो गाइस इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स. दूसरा, टू फैसिलिटेट ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ई फाइलिंग, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था बैक इन 2007, 2008, 2009, तो हम लोगों को इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था, आरओसी ऑफिस जाना पड़ता था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस जाना पड़ता था. और ऐसे
और ऐसे जो ये पेपर्स है, ये पेपर्स जाके ऐसे मैनुअली सबमिट करने होते थे। ये पेपर जाके ऐसे मैनुअली सबमिट करने होते थे ऑफिस में, अपने हाथों से सबमिट करने होते थे। और फिर बारिश में, धूप में, ठंडी में, गर्मी में, फिर जैसे भी मैनेज हो, दिक्कतों के साथ, दिक्कतों के बिना, ये काम मैन्युअली हम करते थे। जब आप आर्टिकलशिप करेंगे तो आप सिर्फ एक बटन क्लिक करोगे और डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन फाइल हो जाएगा। इसी को कहते हैं ई फाइलिंग। सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स online without manual intervention is called as e-filing. E-filing is a system of filing information required by regulators like ROC, SEBI, government and other electronically in taxation. It's a method of filing tax returns and tax forms on the internet. लिख लो e-filing का definition please. Okay, done. So क्या लगता है तुमको, मैनुअल फाइल करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना चाहिए, क्या कहते हो? मैनुअल में हमारा प्रेजेंस होना जरूरी है, हमें जाना पड़ेगा उस ऑफिस में। ठीक है, ऑनलाइन फाइलिंग से कन्वीनियंस भी हो गया और करप्शन भी कम हो गया। अब करप्शन कैसे कम हो गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड फिजिकल फाइलिंग, मैनुअल फाइलिंग और ऑनलाइन फाइलिंग। कैसा सही है सर? ये जब से इंटरनेट आया है तब से ये फिजिकल फाइलिंग खत्म हो गया। अब हर गवर्नमेंट ऑफिस ऑनलाइन फाइलिंग करवाता है। ठीक है, आगे बढ़े। एंड देन इट अमेंड्स द इंडियन पीनल कोड। व्हाट डू मीन बाय अमेंड्स? अमेंड्स यानी क्या होता है रे? व्हाट डू मीन बाय अमेंड्स? टू मेक चेंजेस। ये लॉ में चेंजेस करना जरूरी होता है क्या? लॉ में ये देखो आप, इंडियन पिनल कोड 1860 हमारे दादाजी के जमाने का ही है। एम आई राइट? 150 साल पुराना लॉ है। इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस किए गए। उन्होंने पता है एक छोटा सा एक क्लॉज डाल दिया, हर ये एक्ट्स में ना छोटा सा क्लॉज डाल दिया, फॉर एनी साइबर क्राइम रेफर आईटी एक्ट 2000। छोटा सा क्लॉज डाल दिया कि हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड्स के कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तुमको अगर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करना है, पीनलाइज करना है, आईटी एक्ट में जो लिखा रहेगा वही रहेगा सत्य वचन। आईटी एक्ट ही कंप्यूटर फ्रॉड से रिलेटेड केस में शासन है। ऐसा थोड़ा चेंज कर दिया। सो गाइस, आईटी एक्ट के कारण इन लॉज में भी अमेंडमेंट्स किए गए। It amends the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, Bankers Book Evidence Act, Reserve Bank of India Act 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना? परफेक्ट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन पे ध्यान रखता है? And RBI, so as to bring in e-documentation within the purview of respective enactments. So these are the objectives of the act. पहला,
टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स, दूसरा ई फाइलिंग, तीसरा अमेंडमेंट ऑफ वेरियस लॉज की इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को भी रिकॉग्नाइज किया जाए. सो गाइस दैट्स दैट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स. ई फाइलिंग को रोक दिया है, ई फाइलिंग मैनुअल फाइलिंग को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को प्रमोट किया गया, लीगलाइज किया गया है. अब एक मेरा डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशु ये हिमांशु कौन से सिटी में है? एनी आइडिया विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज दिस? कौन सी सिटी है ये? जागरूक ही बहुत कमजोर है. हाँ, विच सिटी? नो आइडिया. अच्छा, या वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क. ठीक है, दे आर वेरी क्लोज. सो से दिस इज न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स. जागरूक ही काफी, अपने छोटे भाई बहन को कभी मत कहना स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो फालतू रहता, 10 तक का कोई मतलब नहीं रहता, ये सब बिल्कुल मत बोलना. एवरीथिंग मैटर्स. ठीक है. अब हमारा हिमांशु न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, और हिमांशु ने आदित्य का कंप्यूटर हैक किया. आदित्य इज इन पुणे. ठीक है, हिमांशु ने आदित्य का कंप्यूटर हैक किया. क्या हम लोग हिमांशु को अरेस्ट कर सकते हैं आईटी एक्ट के अंदर? मुझे नहीं पता. आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्कोप ऑफ आईटी एक्ट. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर हिमांशु मुंबई में रहता और आदित्य पुणे में रहता और मुंबई से पुणे का कंप्यूटर हैक होता तो हम लोग डेफिनेटली हिमांशु को पकड़ सकते थे. लेकिन क्या हम लोग न्यूयॉर्क के बंदे को कवर कर सकते हैं? टेक योर टाइम. हाँ, हाँ या नहीं? कितने लोग यस कह रहे हैं? देखो, आईटी एक्ट 2000 extends to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir, also applicable to any offense or contravention, also applicable to any offense or contravention, ठीक है, committed आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से अगर कुछ किया जा रहा है, ऑल्सो applicable to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person. So guys, क्या हिमांशु को हम लोग आईटी एक्ट के अंदर पकड़ पाएंगे? जी हां, जी हां. ये यूनिवर्सल लॉ, इंटरनेट में अटैक करने के लिए आपको इंडिया में होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए. समझा है क्या ये? दिस इज हाउ इट इज. स्कोप ऑफ द एक्ट, ज्योग्राफी का यूज किया हमने. जी हां. हाँ 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 हाँ. नहीं, यूएस की पुलिस अरेस्ट करेगी और एक्स्ट्राडाइट करेगी हिमांशु को इंडिया में. ओके, नाउ अब मैं क्या कहता हूं, ये है इंडिया की टेरिटरी. सही है, ये है इंडिया की टेरिटरी. और ये जो बाकी जगह है, क्या ये इंडिया का पार्ट है? हाँ, ये तो इंडिया का ही पार्ट है ना. ये साउथ इंडिया अपना, ये श्रीलंका नहीं? क्या ये इंडिया का पार्ट है? नो, दैट्स ग्रीनलैंड है वो. जाने दो. ये पार्ट अपना है, ये पार्ट अपना है. इसके बाहर का जो भी टेरिटरी है इसको कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट. देखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन.
इंडिया से बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर बाय एनैक्टिंग दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई टू एनी ऑफेंस और एनी कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन, कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। अच्छा, लेकिन सर हिमांशु को इसलिए पकड़ा क्योंकि हिमांशु तो इंडियन ही साउंड कर रहा है। अगर हिमांशु की जगह चार्ल्स होता या हार्वे स्पेक्टर होता तो क्या पकड़ सकते थे कि इंडियन ही होना चाहिए? ए भारतीयों को पकड़ो रे, ए बुरे को नहीं, गोरे को पकड़ नहीं सकते तुम, क्या कहते हो? क्या सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट रहेगी? नो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, कोई कंट्री किस कंट्री का है मायने नहीं रखता। इफ द एक्ट और कंडक्ट इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, कंप्यूटर इंडिया में होना चाहिए, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। कंप्यूटर इंडिया में होना चाहिए, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। तो क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मिल सकता है? जी हां, दुनिया में कहीं भी क्राइम कहीं से भी हो, दुनिया में क्राइम कहीं से भी हो, आईटी एक्ट विल मेक श्योर कि उसको पकड़ा जाए, प्रोवाइडेड इंडिया के किसी कंप्यूटर को हार्म हुआ है, आईटी एक्ट का जुरिस्डिक्शन आएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, एक्ट कौन से हमारा आईटी एक्ट कौन से एक्ट के खिलाफ काम नहीं करता? हमारा आईटी एक्ट कौन से एक्ट के खिलाफ काम नहीं करता? सबसे पहला इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन हो और मेरे बनने के बाद मैं अपनी क्या रहता वो क्या रहता ये देखो ना लालची लोग, देखो ना जायदाद, हाँ सब आ रहा है तुमको। मेरी जो जायदाद है वो किसके नाम करूंगा मैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं एक विल बना के जाऊंगा। तो ये विल कौन से एक्ट के हिसाब से बनती है? इंडियन सक्सेशन एक्ट। इस एक्ट में आईटी एक्ट काम नहीं करेगा। इंडियन सक्सेशन यानी क्या? मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, हमारे क्लास में मैं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे रख सकता हूं? सुमेध, सबसे ज्यादा विश्वास सुमेध पे रखा जाएगा। अब मैं 5 साल के लिए यूनाइटेड स्टेट जा रहा हूं, मैं अपने बिजनेस को किसी को सौंपना चाहता हूं, किसको सौंपू? केतन को सौंपते हैं, ठीक है, केतन को सौंपते हैं पूरा बिजनेस, ठीक है केतन। तो मैं तुमको सारे बिजनेस के पावर, सारी अथॉरिटी दूंगा विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ अटर्नी एक्ट, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882, ठीक है। तो आईटी एक्ट इस एक्ट के भी खिलाफ नहीं जा सकता, यानी ये लॉ में जो लिखा है आईटी एक्ट इसके खिलाफ नहीं जा सकता। यानी अगर आईटी एक्ट और पावर ऑफ अटर्नी एक्ट में लड़ाई होगी तो कौन सा एक्ट जीतेगा? ये सारे एक्ट्स, हाँ, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट जीतेगा। देन डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ने बोला है इसमें आईटी एक्ट नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। द डैड एंड द गवर्नमेंट एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट। देन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है, ट्रस्ट होती है, सोसाइटीज होती है जो नॉन प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, यहां भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू चेक, और क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्या बनाते हैं वो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। आईटी एक्ट यहां काम नहीं करता। सो दिस इज वेयर द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज वेयर द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। एंड दो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड देन वी कॉल इट अ डे, ओके। हर एक्ट में, हर एक्ट को समझने के लिए उस एक्ट के कुछ वर्ड्स को स्पेसिफिकली डिफाइन करने पड़ते हैं।
सही कह रहा हूं क्या मैं? हर एक्ट को समझने के लिए उस एक्ट के कुछ वर्ड स्पेसिफिकली डिफाइन करने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड द परफेक्ट परफेक्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। जैसे बॉयज लोग बहुत सारी गाली देते हैं, लेकिन उनका मन नहीं रहता गाली देने का, वो तो ऐसे ही, क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट निकल जाती है। हाँ सही बोला, कुछ वर्ड्स गाली नहीं होती है, वो फीलिंग्स होती है, समझ रहे हो आप? लेकिन पेरेंट्स ने अगर वो लैंग्वेज सुन ली तो उनको कंटेक्स्ट नहीं समझेगा, मर जाएंगे वो जीते जी। ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जॉनी जॉनी यस पापा सिखाया और ये क्या बोल रहा है, छोड़ो। कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक्ट में सेक्शन 2 डेडिकेटेड होता है किसके लिए बताओ? हर एक्ट में सेक्शन 2 डेडिकेटेड होता है डेफिनेशंस के लिए डेडिकेटेड होता है। अब अगर मैं यहां से आपके कंप्यूटर में जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा हूं? एक्सेस। मैं आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा हूं? एक्सेस। मैंने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, आपने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने आपको अलाउ किया, तो आपने मेरे इस मीटिंग को क्या किया? एक्सेस। देखो, डेफिनेशन सेक्शन 2 कंटेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर डिफाइंड बिलो। सबसे पहला टर्म है एक्सेस, मींस गेनिंग एंट्री इनटू or instructing or communicating with the logical arithmetical memory functions of the computer or computer system and computer network। तो किसी भी कंप्यूटर में आप, किसी भी कंप्यूटर से आप, किसी भी सिस्टम से आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर उस सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, इसको कहते हैं एक्सेस। अब ये मैं हूं और ये तुम हो। मैं कौन सी ट्रेनिंग दे रहा हूं तुमको, देखो तो जरा। हाँ, मैं तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूं बॉम्ब फोड़ने की, ठीक है? अब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं आपको कुछ YouTube लिंक्स भेज रहा हूं, ठीक है? और मैं ये सब जीमेल से भेज रहा हूं, ठीक है? और ये कौन है आगे वाला? कौन है हमारी क्लास में आतंकवादी किस्म का, कौन है? कोई नहीं। एग्जाम के लिए ले लेते हैं राहुल। ये राहुल है, ठीक है? अब मुझे बताओ मैं कौन हूं? तुम थी, मैं थी, कौन था बोलो? राशि थी। अबे हाँ, सुनो तो मेरी बात, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, मैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, तो मैं कौन हूं? सर सेंडर, सर सेंडर। तो फिर राहुल कौन है? सर रिसीवर। जी नहीं, हमारे केस में ओरिजिनेटर कहा जाता है। आईटी एक्ट के अंदर अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ओरिजिनेटर। तो फिर राहुल को जो मैंने मैसेज भेजा है, राहुल कौन है बताओ? सर रिसीवर। जी नहीं, एड्रेसी। राहुल इज द एड्रेसी। और ये सारी सारी मैसेजेस में जीमेल के थ्रू भेज रहा हूं, तो जीमेल ओरिजिनेटर में आएगा या एड्रेसी में आएगा बताओ? जीमेल ओरिजिनेटर में आएगा या एड्रेसी में आएगा बताओ जल्दी? ऑप्शन है ओरिजिनेटर, ऑप्शन बी एड्रेसी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। चलो एड्रेसी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। Definition 2, a person who is intended by the originator to receive the e-record but does not include intermediary. Gmail is the intermediary. इंटरमीडियरी डेफिनेशन में, एड्रेसी की डेफिनेशन में नहीं आता, तो ठीक है। ओरिजिनेटर की डेफिनेशन में तो आता होगा इंटरमीडियरी। सर एड्रेसी की डेफिनेशन में नहीं आता, ओरिजिनेटर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता देखते हैं। थोड़ा सा 2 पेज टर्न करो,
जो क्लॉज आर है सेक्शन, ठीक है, वहां देखो आप पेज नंबर 4 पे ओरिजिनेटर की डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होती है, इसलिए हमको ओरिजिनेटर पढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ा। ओरिजिनेटर इज अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स any e-message or causes any e-message to be sent, generated, stored or transmit to any person, but does not include, again does not include इंटरमीडियरी। ओरिजिनेटर की भी डेफिनेशन में इंटरमीडियरी नहीं आता। सर इंटरमीडियरी कौन है, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। आप जल्दी से एक छोटा सा डायग्राम बना लो, मेक इट फास्ट। ऑलराइट, सो जो मैसेज सेंड कर रहा है ओरिजिनेटर, जिसको मैसेज जिसको मैसेज जिसको मैसेज जो मैसेज सेंड कर रहा है ओरिजिनेटर, जिसको मैसेज मिल रहा है, ठीक है, जिसको मैसेज मिल रहा है एड्रेस सी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है कम्युनिकेशन का, वो है इंटरमीडियरी। लेट्स चेक आउट द लास्ट डेफिनेशन। इंटरमीडियरी का डेफिनेशन थोड़ा ऊपर आइए, ओरिजिनेटर के एक पॉइंट ऊपर। Intermediary with respect to any particular e-storage means any person who on behalf of another person receives the message, stores the message और ट्रांसमिट्स द मैसेज। तो जीमेल का काम क्या है, मैसेज सेंड करना, मैसेज रिसीव करना, मैसेज टेम्पररीली स्टोर करना, ये जीमेल का काम है। सो इंटरमीडियरी इज अ सर्विस प्रोवाइडर, स्टोर्स और ट्रांसमिट दैट मैसेज और प्रोवाइड्स एनी सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैसेज। तो गाइस ओरिजिनेटर और एड्रेसी में इंटरमीडियरी नहीं आता, दैट इज द बॉटम लाइन। All right, so guys, that's it as far as the introduction of IT Act is concerned. So we are calling it a day. This is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. I'll come with more interesting case laws and explanation. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.